सो हमारे यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के अंदर हमने लास्ट क्लास में बजट रिसीट वाला टॉपिक कंप्लीट किया और हमने ये जाना कि किस तरीके से बजट के अंदर दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, अब मेन ना टॉपिक हमारा रिसीट वाला ही होता है, जिसके अंदर आपने देखा कि टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। एक्सपेंडिचर का टॉपिक बहुत इजी होता है। इसमें मैंने यहाँ पर ना सीधे इसका डिफरेंस लिखा है और डिफरेंस से ही आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना फर्दर कुछ वो आगे डिविजन्स नहीं है, कोई कैटेगरीज नहीं है एक्सपेंडिचर्स की। ठीक है, सो दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स जरा हम देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं, हालांकि मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया था। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। खर्चा। बेसिकली एक्सपेंडिचर क्या शो कर रहा है, पैसे का जाना। अब पैसे के जाने की वजह से या तो आपके पास कुछ आए, यानी कि या तो आपका एसेट आए आपके पास कोई, या फिर आपने इसलिए खर्चा किया हो कि आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो गई हो। तो अगर उस खर्चे की वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ऐसा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट वहीं पे आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई, तो ऐसा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही इसका मीनिंग डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल्स देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने सैलरी पे करी, हमने पेंशन पे करी है, तो क्या कहीं से कहीं तक हमारी कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है इस केस में? कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं। बट वहीं पे अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं, आपने जो बोरोइंग्स ले रखी थी, आपने जो लोन ले रखा था, आपने उसकी रीपेमेंट कर दी है, तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। याद है, बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट होती है, वो आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करती है। वहीं पे जब आप उसी बोरोइंग को पे ऑफ कर देते हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई एसेट परचेज करते हो, तो अगर आपने कोई एसेट खरीदा तो खर्चा किया ना, तो एसेट क्रिएट हुआ। वहीं पे अगर एसेट बेचते हो तो कैपिटल रिसीट, क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद पर्पस क्या होता है, क्यों करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्योंकि जो हम डे टू डे अपने डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, डे टू डे जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने एंटरप्राइजेस को मेंटेन करने के लिए, जो भी बिजनेस हम करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए, तो उसके लिए हमें जो खर्चे करने होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यानी कि डे टू डे वाले खर्चे हैं। सपोज करो आपकी सिंपल सी एक चाय की दुकान है, तो उस चाय की दुकान को डेली चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्चा डेली करना पड़ता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट कुछ खर्चा ऐसा होता है जो आप कभी कभी करते हो, जैसे कि जब आपने चाय की दुकान खोली होगी तो आप एक लायोगे ना, गैस सिलेंडर खरीद के लेकर आयोगे, चूल्हा खरीद के लेकर आयोगे, बर्तन खरीद के लेकर आयोगे, तो ये हर बार का काम थोड़ी है। देखो, चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अकाउंट होगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस को चलाने के लिए बार बार जरूरी है लेना। बट वहीं पे वो जो सामान आप खरीद रहे हो, जो कभी कभी लेते हो आप, वो आपके लिए नॉन रेकरिंग हो गया, यानी कि वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है कि हमें कोई एसेट खरीदना है या फिर हमें लोन्स और एडवांसेस देने होते हैं। नेचर भाई, ये रेकरिंग होते हैं और ये नॉन रेकरिंग है। समझ गए इस बात को? तो यहीं से आपका रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर। और यहाँ पे आपने कंपोनेंट्स ऑफ बजट कंप्लीट कर लिया कि दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाला है? बजट रिसीट, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा चीजें हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका सिर्फ क्या आ सकता है, डिफरेंस। 3 से 4 नंबर में से एक डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास बजट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के बजट है हमारे पास, बैलेंस्ड, सरप्लस, डेफिसिट। सिंपल सी बात है, पहली बात आप बजट में लिख क्या रहे हो? आप लिख रहे हो गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेवेन्यूज या रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स। ठीक, मैं कह रही हूं बैलेंस्ड है बजट, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना आपने एस्टिमेशन किया रिसीट्स का, उतना ही एस्टिमेशन किया आपने एक्सपेंडिचर का, और दोनों इक्वल आ गए। यानी कि when your estimated government receipts becomes equal to the estimated government expenditure, तो ऐसा बजट क्या कहलाता है? बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या शो करता होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भाई आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकल रहा, जितना आपने कमाया है उतना ही आपने खर्च कर दिया है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारा बजट बिल्कुल बैलेंस्ड हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वजह से डिफरेंस आता ही आता है। तीसरा, ये शो करता है कि गवर्नमेंट ना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, कि अगर आपके जितना पैसा आपने अर्न किया आप उतना ही खर्च कर रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते हो वेस्टफुल एक्टिविटीज पे, जितना जरूरत का है आप उतना ही करते हो। ठीक, उसके बाद सेकंड में बात करूं सरप्लस। सरप्लस क्या शो करता है? एक्स्ट्रा।
और एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए, रिसीट्स। तो जब आपके गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स उनकी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं, यानी कि रिसीट्स ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर्स कम है, तो हम सरप्लस में है ना, हम फायदे में हैं। तो यहां पर ये वाला बजट क्या शो करता है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे ना हमें डिमांड को ही कंट्रोल करना होता है। तो डिमांड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, वही लोगों की जेब से पैसा निकालना, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों की जेब में पैसा होगा उतना ही वो खर्च करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज, अपने रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, वही टैक्सेस को बढ़ाकर, नए नए टैक्सेस लगाकर, इस तरीके से। तो यहां पर आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो सरप्लस बजट से। बट अगर डिफ्लेशन में अगर इस बजट को आप देखें तो डिफ्लेशन के टाइम पे तो हमें डिमांड बढ़ानी होती है। ऐसे में अगर आप लोगों से और पैसा खींचने लग जाओगे तो मंदा होता चला जाएगा, वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी आपके लिए। तो डिफ्लेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो सरप्लस बजट सही नहीं होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है। डेफिसिट बजट, डेफिसिट कमी, कमी किस चीज की, पैसों की। यानी कि जब गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रिसीट्स कम है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, सिंपली रिसीट्स कम है, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, इसे ही मैं बोलती हूँ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। कमाया आपने कम, खर्च किया आपने ज्यादा, तो वो डेफिसिट है। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, डेवलपिंग कंट्रीज जनरली इसी को फॉलो करती है, क्योंकि हम जैसे लोगों के आजकल खर्चे ज्यादा हैं और कमाई कम है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, ये क्या करता है, ये डिमांड को बढ़ाता है, क्योंकि डेफिसिट का मतलब क्या है, आप कह रहे हो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा का सीधा सा मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। तो यहाँ पर डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पर इन्फ्लेशन के टाइम पे ये बजट ना एडीएएस के बीच को और बढ़ा देगा, यानी कि ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट कर देगा, ये डिमांड को बढ़ाया जा रहा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है, तो ये हमारे लिए सिचुएशन अच्छी नहीं होती। तो हमें एक कंक्लूजन मिला कि सरप्लस के केस, जो सरप्लस बजट है वो इन्फ्लेशन के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो डेफिसिट बजट है वो डिफ्लेशन के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारे कोर्स में जो आगे फर्दर हमें पढ़ना है वो डेफिसिट ही पढ़ना है। डेफिसिट बजट हमारे पास 3 तरीके के हैं यहाँ पे, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब पहला हमारा डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट को समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कमी किस चीज में होगी। हमने 2 ही तरीके की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर पढ़े हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। और अगर यहां वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि जब आपके रेवेन्यू रिसीट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रह जाते हैं, ऐसे डेफिसिट को आप रेवेन्यू डेफिसिट कहते हो। नाम से पता चल रहा है ना। तो यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, it refers to the excess of revenue expenditure over the revenue receipts during a fiscal year. Fiscal year means your one financial year. ठीक है, अब यहां पर आप इसको सिंबॉलिकली इस तरीके से भी लिख सकते हो that your RD is equals to RE minus RR, जहां पर RD क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, RE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब फर्क क्या पड़ता होगा, खुद सोचो कि तुम जो रोजमर्रा का काम करते हो, अपना डेली का बिजनेस चला रहे थे, उसमें डेली के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे तुम्हारे, तुम अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे में क्या बिजनेस सही से चल पा रहा होगा, नहीं। तो यानी कि ये आपकी इनएबिलिटी को शो करता है कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चे भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो पहला इंप्लीकेशन उन्होंने यही दिया, दैट इट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी गवर्नमेंट भी जो पब्लिक के लिए या अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती होगी, वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। क्यों, क्योंकि उसके पास उतनी रेवेन्यू रिसीट्स नहीं आ रही हैं। दूसरी बात, चलो अब भाई अगर हमारे पास नहीं है पैसे, इतना पैसा हम नहीं कमा पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम जी नहीं रहे होंगे। अपने खर्चे तो हम पूरे करते हैं ना, कहां से करते हैं फिर वो खर्चे पूरे, जो हमने पैसा जोड़ रखा होता है, हमारा जो जुड़ा हुआ पैसा है फिर वो खर्च होना शुरू हो जाता है। तो देखो अगला पॉइंट यही कहता है दैट इट इंप्लाइज द गवर्नमेंट इज सेविंग, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो पैसा जोड़ रखा था अब उसका पैसा वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि उसको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने जुड़े हुए पैसे का, अपने सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिस सेविंग, जिसको हम नेगेटिव सेविंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब गवर्नमेंट या फिर चलो ठीक है, आपने कह दिया कि हमारे पास जो पैसा जुड़ा हुआ था हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास वो भी पैसा ना हो तो फिर आपको सहारा लेना पड़ेगा अपनी कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स मतलब या तो आप पैसे उधार लेंगे या आप अपने घर के एसेट्स बेचेंगे, सिंपल सी बात।
तो गवर्नमेंट को भी यही करना पड़ता है भाई, या तो पैसा उधार लेगी इस खर्चों को पूरा करने के लिए, या उसके जो एसेट हैं उसको वो बेचने पड़ेंगे। तो आपको इन डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? कैपिटल रिसीट्स का। अब जब भी इकोनॉमी के अंदर खर्चे ज्यादा दिख रहे हों तो वो सीधे सीधे एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, क्या? इन्फ्लेशन। खर्चा ज्यादा है इसका मतलब इन्फ्लेशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप इंक्रीज हो जाता है। और ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट अगर आपको दिखता है ना, तो ये सीधे सीधे आपके लिए वार्निंग सिग्नल है। जब आपको दिख रहा है ना कि यार जितना पैसा आप कमा भी नहीं रहे उससे ज्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा है, इवन जो पैसा आपने जोड़ रखा था वो भी खर्च हो रहा है, या फिर आपको अपने एसेट बेचने पड़ रहे हैं, बाहर से उधारी लेनी पड़ रही है, तो तुम्हारे लिए एक सिग्नल है कि अब अपने आप को कंट्रोल कर लो। तो गवर्नमेंट के लिए भी एक सिग्नल होता है कि गवर्नमेंट भी ना जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिनको रोका जा सकता है, गवर्नमेंट उन खर्चों को रोक दे और ज्यादा से ज्यादा ऐसे काम करे जिससे उसके पास पैसा आए। तो ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह भी काम करता है। ठीक, इंप्लीकेशन क्लियर हो गए? ऐसे याद हो गए होंगे लॉजिकली। चलो अब किस तरीके से आप रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हो? सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं खर्चा ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो खर्चा कम कर दो, रिसीट्स को बढ़ा दो। देखो यही मेजर्स हैं। रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा और इंक्रीज करने होंगे अपनी रिसीट्स यानी कि रेवेन्यूज। कैसे? या तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज करने होंगे या टैक्स रेवेन्यू, यानी कि या तो टैक्स की तरफ से गवर्नमेंट पैसा कमाए या जो अदर सोर्सेज है उसके पास प्रॉफिट्स, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट है, फीस है, फाइन्स है, पेनल्टीज है, या वहां से पैसा है। ठीक है, क्लियर हो गया रेवेन्यू डेफिसिट? बहुत इजी था। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। अब फिस्कल डेफिसिट कहता है यहां पर दोनों ही एक्सपेंडिचर आते हैं। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं ना, कैपिटल और रेवेन्यू। रिसीट्स भी दोनों तरीके की होती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। अब वो कहता है फिस्कल डेफिसिट कि ये वो डेफिसिट है, वो कमी है जहां पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर्स आपके टोटल रिसीट से ज्यादा है। तो जब मैं बात करूंगी टोटल की, तो टोटल का मतलब भाई कैपिटल और रेवेन्यू दोनों है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, रेवेन्यू रिसीट्स थी। बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। और यहाँ पर भी टोटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों चीजें हैं। बट अब मैं यहाँ पर आपका ध्यान एक और चीज की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ कि कैपिटल रिसीट्स भी ना फर्दर टू टाइप्स की होती है। ये हमने वहां नहीं पढ़ा क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, बट यहाँ ये पढ़ना जरूरी है। कैपिटल रिसीट्स यानी कि जो आपके पास पैसा आता है ना, जो आपके या तो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है या आपके एसेट को रिड्यूस करता है, तो ये दो तरीके की। आप सिंपली सोचो, यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं कि कैपिटल रिसीट एक ऐसी रिसीट है जो या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है या एसेट रिड्यूस कर रहा है। तो जो रिसीट आपकी लाइबिलिटी को क्रिएट करती होगी यानी कि बर्डन क्रिएट कर रही है ना, ऐसे रिसीट्स को हम कहते हैं डेट क्रिएटिंग। ठीक है, बट ऐसी रिसीट्स जो आ तो रही है बट हमारे सिर्फ एसेट को रिड्यूस कर रही है, उसकी वजह से हमें कोई लाइबिलिटी नहीं भरनी पड़ेगी इन फ्यूचर, कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो वो नॉन डेट क्रिएटिंग है। ठीक है, तो डेट क्रिएटिंग में किसका एग्जांपल ले सकते हो? बोरोइंग्स। और नॉन डेट क्रिएटिंग में सेल ऑफ एन एसेट या डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम कहते हैं ना जब टोटल रिसीट्स, तो टोटल रिसीट्स में हमने क्या बोला? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, बट उसमें से डेट क्रिएटिंग लाइबिलिटी माइनस करनी है, डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्यों? रीजन असर्शन या फिर एमसीक्यू घुमा फिरा के या न्यूमेरिकल इस पॉइंट से जरूर आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज सा रहता है, तो इस बात को आपको लॉजिकली बहुत ध्यान से समझना है। अच्छा, अब जब हम बोरिंग्स की बात करते हैं तो देखो बोरिंग्स में ना दो चीजें होती हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल में आपने पैसा उधार लिया प्लस उसके ऊपर आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस। तो वो यहाँ जब बोरोइंग्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको दोनों चीजें हटानी है, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस भी। बात समझ आ गई? तो ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। क्लियर हो गया? क्या है फिस्कल डेफिसिट? रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। कि एक साल के अंदर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके टोटल रिसीट से, बट बोरोइंग हटा दिया हमने। ठीक है, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो किस लिए हम यूज करते हैं उसको? क्योंकि वो शो करता है हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को, कि हमें कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा। ये जो कमी आ रही है ना, ये खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने एक्सक्लूड कर दिया ना बोरोइंग्स, तो बेसिकली वो यही बताएगा डिफरेंस कि एक्चुअल में आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, आपको कितना पैसा चाहिए कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है,
ये तो हमें पता चल गया कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कि जब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा होते हैं एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट की वजह से? तो सबसे पहला है डेट ट्रैप, यानी कि आप कर्जे के जाल में डूब जाते हो, फंस जाते हो। कैसे? जब हम बात करते हैं ना फिस्कल डेफिसिट की, तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसा उधार लिया। जब आप उधारी ले रहे हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल रिसीट्स को बढ़ाए चले जा रहे हो। जब आप उधारी लोगे तो कैपिटल रिसीट्स बढ़ेंगी। अब उस बोरोइंग्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। बोरोइंग्स के ऊपर आपको क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ नहीं रही है। तो इससे क्या है कि आप एक पैसे को चुकाने के लिए दूसरी उधारी लेते हो, दूसरी उधारी को चुकाने के लिए तीसरी उधारी ले रहे हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो? लोन पे लोन लिए जा रहे हो। एक कर्जा चुकाने के लिए आप दूसरे कर्जे में डूबते जा रहे हो। तो दिस इज नोन एज द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब क्या होता है? एक जाल, एक चक्रव्यूह जिसमें आप फंसते चले जाते हो। आप ये सर्कल कैसा होता है? ऐसा ना, सर्कल का कोई एंड नहीं होता ना, तो इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जिसका कोई अंत नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट एक विशियस सर्कल को अराइज करता है, जो कि किससे जुड़ा है? फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट से। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन टू रीपे द अर्लियर लोन्स। पुराने कर्जे को चुकाने के लिए आप और लोन्स लेना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो इस डेट ट्रैप में फंस जाती है। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। अभी महंगाई कैसे आ रही है? फिस्कल डेफिसिट की वजह से। देखो, आप कह रहे हो कि आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट्स कम है, तो कहीं ना कहीं से तो उस चीज को पूरा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है। गवर्नमेंट कहां से पैसा उधार लेती है? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? आरबीआई नई करेंसी को प्रिंट करता है। वो हम बचपन में पढ़ते थे ना, कहते थे कि काश पैसे पेड़ पे उगा करते, या हम घर में ही मशीन से निकाल लिया करते। तो आरबीआई के पास तो ऑप्शन है, बट ऐसा नहीं कि आरबीआई अपनी मनमानी के हिसाब से पैसे प्रिंट कर सकती है। वो पूरा उसका एक सिस्टम होता है जो मनी एंड बैंकिंग में सिखाया गया है। ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है? नई करेंसी को प्रिंट करता है सिर्फ इस खर्चे को पूरा करने के लिए। आरबीआई इसलिए पैसा प्रिंट नहीं कर रहा कि उसे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है। देखो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर पैसा आता तो वो अच्छा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें रिटर्न देगा। आज मैं अगर 1 लाख रुपए कहीं पे लगा रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे एक उम्मीद है ना कि उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा। बट यहाँ पे तो मैं पैसा इसलिए प्रिंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने खर्चों को पूरा करना है। उन एक्सपेंडिचर को, कि मैंने उधारी ले रखी है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मुझे उसको पूरा करना है, उसके लिए मैंने पैसे को प्रिंट किया। तो ऐसे में क्या होगा? मनी का सर्कुलेशन होगा इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। जब मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस का लेवल बढ़ता है फिर इकोनॉमी के अंदर, और वही इन्फ्लेशन होता है। तो फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशन को अराइज करता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास अब फॉरेन डिपेंडेंस। अब गवर्नमेंट आरबीआई से तो बोरो करती है, एट द सेम टाइम हमें कई बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ROW की फुल फॉर्म है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन गवर्नमेंट से भी पैसा उधार लिया जा सकता है। तो जितना ज्यादा हम बाहर से पैसा उधार लेंगे, उतना ही उनका इंटरफेरेंस हमारे ऊपर आएगा ना। तभी तो कहा जाता है कि फॉरेन लोन्स इतने नहीं लेने चाहिए। बाहर से जितना पैसा बोरो करोगे तो कल को फिर से ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर वो लोग राज करना शुरू कर दे। तो फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी अगर बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आने लग गए तो। इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। हैम्पर्स मतलब खराब कर देती है ये फ्यूचर ग्रोथ को। क्यों? देखो, मैं इसका बहुत ही ऐसा अगर एग्जांपल दूं, थोड़ा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। देखो, जिनके पेरेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग लाइफ में होते हैं, तो कहीं ना वो सेव नहीं कर पाते चीजों को। उनकी पूरी जिंदगी ना स्ट्रगल में बीत जाती है, अपने रोजमर्रा का खर्चों को निकालने में बीत जाती है। तो ऐसे में क्या वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाते हैं? नहीं। वो आगे वाली जनरेशन भी स्ट्रगल करती है। वो तो एक अलग बात है कि बच्चा कुछ कर गया, कर दिखाया उस बच्चे ने, लेकिन जब बच्चे के पास पीछे का बैक सपोर्ट नहीं होता ना समटाइम्स, तो वो कहीं हद तक वो बच्चा स्ट्रगल करता है, उसको थोड़ा समय लगता है खड़े होने में। ठीक है। बिल्कुल कंट्री के साथ भी ना बिल्कुल ऐसा ही सीन है। कैसा? उन्होंने कहा कि आप बोरोइंग हो, अगर पेरेंट्स कर्जे में डूबे हुए हैं, उसको वो नहीं चुका पा रहे, तो कल को कौन चुकाएगा? बच्चे चुकाएंगे ना। तो यहाँ पर भी तो ऐसा है कि हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा बोरोइंग्स ले रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है, और वो फाइनेंशियल बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आ रहा है? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर आ रहा है। सो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ। तो ये आपकी कंट्री, आप कर्जों को ही चुकाते रह जाओगे, आप अपना डेवलपमेंट ही नहीं कर पा रहे हो यार। आप अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ही पूरा करते जा रहे हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, देश का विकास हो ही नहीं पा रहा है। देश में विकास तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन देश का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? फ्यूचर ग्रोथ जो है वो खराब होगी, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स जो है कंट्री के वो नहीं आ पाएंगे सामने, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं बच रहा है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये 4 हमारे इंप्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कहां से पैसा ला सकते हैं हम? सबसे पहले तो देखो बोरिंग ही है।
दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये एक वर्ड है जो आपको याद रखना है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करती है इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो उसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि हम इसलिए फाइनेंस नहीं कर रहे हैं कि हमें कहीं इन्वेस्ट करना है, हम इसलिए फाइनेंस कर रहे हैं क्योंकि कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम न्यू करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होने का रीजन भी तो यही है, क्यों हमारी करेंसी बाकी फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। क्यों है डेवलपिंग कंट्री? डेवलपिंग कंट्री होने का भी तो एक रीजन है ना, क्या रीजन है बताओ? इतनी गुलामी करी है, इतने टाइम पे डेवलप हो नहीं पाए, जब सब हो रहा है और शोध कर रहे हैं बाहर की मनी, कुछ ऐसा था बहुत ज्यादा बाहर की मनी। मैंने वीडियो देखी थी, तो उसमें ऐसे लगा कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए उसकी जो बैलेंस है वो फॉरेन एक्सचेंज का कम है। फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस इसलिए कम है क्योंकि हमारे पास जो बोरोइंग्स का बर्डन है वो ज्यादा है, और जब हमें पेमेंट करनी होती है तो हमें अपने रिजर्व्स में से पेमेंट करनी पड़ती है। ये पढ़ोगे अभी आप बीओपी में, ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं हमारे, उसकी वजह से। वो बीओपी अगला चैप्टर है ना, उसमें पता चलेगा। अभी तो कह रहे हैं कि यूएस में वो जब डॉलर गिर जाएगा नीचे, रिसेशन देखते हैं कब आएगा यूएस में, तो रिसेशन कह रहे हैं आएगा और 4-5 साल में, देखते हैं। $1 मतलब $3 में $1 होगा, $1 की वैल्यू $3। चलो नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट। अब तीसरा डेफिसिट है हमारे पास, हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लिया, फिस्कल पढ़ लिया, अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरोइंग्स। यानी कि अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो उसके लिए फिस्कल डेफिसिट की जरूरत है, ठीक है। तो जब फिस्कल डेफिसिट में से प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन हम माइनस करते हैं तो हमें कौन सा डेफिसिट मिलता है? प्राइमरी डेफिसिट। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को बताता है, सिंपली आप ये कह सकते हो दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। लाइकवाइज जो प्राइमरी डेफिसिट है वो इस बात को बताता है कि एक कंट्री को अपने बोरोइंग्स में से इंटरेस्ट को पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए। वो आपकी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट बताता है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को हटाकर आपको कितना पैसा बोरो करना है। और वहीं पे फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? आपकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। समझ आएगी ये बात? ये बेसिक डिफरेंस है प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट के बीच का। अब देखो, फिस्कल में इंटरेस्ट होता है, प्राइमरी में नहीं होता। देखो हम माइनस कर तो रहे उसमें से। अच्छा, अब इम्प्लीकेशन क्या है? It indicates how much of the government borrowings are going to meet the expenses other than the interest payment. Basically ये क्या इंडिकेट करता है कि हमने जो पैसा उधार लिया है उस पैसे की उधारी से हम कितने अपने उन खर्चों को कर पा रहे हैं जो इंटरेस्ट को हटा कर है। यानी कि इंटरेस्ट को अगर हटा के मैं देखूं तो वो कितने खर्चे ऐसे जिसके लिए हमें बोरोइंग करनी पड़ रही है। बेसिकली ये हमें प्राइमरी डेफिसिट बताता है। अगर कभी आपका जीरो या लो पीडीआई यानी कि लो आपका प्राइमरी डेफिसिट दिख रहा है तो उसका सीधा सा मतलब ये है दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। यानी कि जो उधारी है ना, उधारी के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल बेस्ड। अगर कभी पीडी जीरो आ जाए, मैं कह रही हूँ प्राइमरी डेफिसिट मेरा जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर है? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर। आप खुद देखो ना, तो न्यूमेरिकली अगर आप इसको सॉल्व करो, पीडी की जगह पे आपने जीरो रख दिया, एफडी माइनस आईपी, तो क्या हो जाएगा? एफडी इज इक्वल्स टू आईपी। यानी कि आपकी जो बोरोइंग्स है वो किसके बराबर है? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्या प्राइमरी डेफिसिट रूट कॉज है फिस्कल डेफिसिट का? मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट की वजह से फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। रूट कॉज समझते हो ना, जड़। हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग इंक्रीजेस एफडी। आपकी जो पुरानी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस है वही तो फिस्कल डेफिसिट को राइज कर रही हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको एफडी को डिक्रीज करना है तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी रिड्यूस करना होगा। और वो कैसे? आप जल्द से जल्द अपने लोन्स की पेमेंट करो। जितनी जल्दी आप लोन को रिपे कर दोगे उतनी जल्दी आपके इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कम हो जाएंगे, ठीक है। जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा डेफिसिट का, हमने ये पढ़ा कि डेफिसिट बजट 3 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। आपको तीनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? कि गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू पे ऑफ इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के पास अपने डेली के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं है, उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये बताता है कि आपकी कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बट प्राइमरी डेफिसिट क्या बताता है? आपकी कंट्री की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट।
ये अब इन्हीं के बेसिस पर, तीनों डेफिसिट्स के बेसिस पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे, या तो 1 नंबर या 3 नंबर, इससे ज्यादा में नहीं पूछे जा सकते हैं। तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करो। हाँ जी। अब इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। ठीक है, अब आपको यहां से ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है। आपको सबसे पहली चीज मिली कि आपके पास है रेवेन्यू डेफिसिट, तो तुरंत आप इसका फॉर्मूला लिख लें कि रेवेन्यू डेफिसिट किसके बराबर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स के। ठीक, if the revenue receipts are 70 crores and capital expenditures 120 crores, then how much is the revenue expenditure? तो बेसिकली उन्होंने आपसे पूछा है ये। ठीक, आपके पास क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट है ना, कितना है आपका आरडी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको निकालना है। रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास 70 था, तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने के हो गए, 105 करोड़। ये पूरा लिखना होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो कुछ नहीं हुआ, तो कुछ करना ही नहीं है, वो आपको दे रखा उन्होंने ऐसी। ठीक है, चलो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको कैलकुलेट करने हैं रेवेन्यू रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट्स। अब आपको तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। आपको ये बात पता है कि रेवेन्यू रिसीट्स हमने एक चीज में पढ़ी है, कहां पढ़ा आपने रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, रेवेन्यू डेफिसिट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, इसी तरीके से फिस्कल डेफिसिट निकालना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, बट उसमें से क्या माइनस करना होता है हमें, बोरोइंग्स को। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब लगाते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या मेरे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट है, बिल्कुल है, 12,000 का। क्या क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल है, हमारे पास 20,000 के। तो बताइए जरा आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स कितने की रही होंगी, 8,000 करोड़। चलो पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट, एफडी निकालने के लिए टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है। ठीक है, तो आप दोनों को लिखेंगे 20,000 प्लस 35,000। टोटल रिसीट्स, अब टोटल रिसीट्स क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। टोटल रिसीट्स का मतलब होता है कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीट्स तो हमने खुद फाइंड आउट की थी। कैपिटल रिसीट्स अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्वेश्चन में कैपिटल रिसीट्स नहीं है। आपको दिख तो रही है कैपिटल रिसीट्स, बट मैं आपको पूरी तरीके से एक चीज बताऊं कि कैपिटल रिसीट्स दो तरीके की होती है, बताया भी था, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या, बोरोइंग, सिंपल सी बात। नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी वाली, कि वहां पर पैसा आ तो रहा है लेकिन उधारी का नहीं है, हमने अपना खुद का सामान बेचा था उससे पैसा आया है। तो अगर मैं यहां पर कह रही हूं कि टोटल रिसीट्स लिखनी तो है बट बोरोइंग्स को हटा के लिखनी है, तो मैं कह रही हूं कि डेट क्रिएटिंग मत लिखो, नॉन डेट क्रिएटिंग लिख दो। तो यहां पे अब आप ये वाली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई कि सपोज यहां पर सीधे उन्होंने लिखा होता कैपिटल रिसीट्स और अलग से बोरोइंग्स लिखा होता, तो आपको पहले कैपिटल रिसीट्स में से बोरोइंग्स माइनस करनी पड़ती। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वो तो आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मिल गया, बट नहीं दिया होता तो आपको ये काम करना होता है। ठीक है, चलो अब यहां से भी निकाल लेंगे हम। तो यहां पर हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ चुका है कितना, 22,000। ठीक, अब निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। अब तो हमारा काम आसान हो चुका है। फिस्कल डेफिसिट है हमारे पास 22,000, इंटरेस्ट पेमेंट है हमारे पास 7,000, तो हमारा 7,000, तो हमारे पास ये कितना का आ गया, 15,000। अब थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। ठीक, अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और हमने ये भी पढ़ा कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमारी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेमेंट है, बोरोइंग्स है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। आपको चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर, तो आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है, बट व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं। ठीक, मैंने अभी अभी एक लाइन बोली कि फिस्कल डेफिसिट हमारी बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको क्वेश्चन में बोरोइंग्स नहीं दिख रही, देखिए आपको बोरोइंग्स, आपको कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू द बोरोइंग्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है ऑलरेडी, कितनी
32 32 करोड़ एंड ऑफ द क्वेश्चन सॉल्यूशन इज हियर ये था बस सॉल्यूशन तो ऐसे क्वेश्चन भाई 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कुछ करा आपने इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व ही नहीं किया है तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि हमें कब कहाँ क्या ट्रिक लगानी है और क्या आंसर हो सकता है ठीक है तो आज हमने पूरा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी कंप्लीट किया विद न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कम कॉन्सेप्ट्स हैं और इजी है ठीक है तो इसको छोड़ के नहीं जाना है